आज के PIV एनालिसिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें मैं पहला आर्टिकल देखूंगा रोज की तरह। आज के आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। UPSC प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत सारे ऐसे में भी काम आ सकते हैं। योगा ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। योगा फर्क क्या है के विषय में बताया गया है। ट्रांसफॉर्मिंग ये आयुष मंत्रालय से संबंधित है। ये जो है योगा पार्क पोर्टल ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सर्विसेज पब्लिक स्पेस इनटू कम्युनिटी वेलनेस योगा पार्क्स टू सर्व एज द कम्युनिटी एंकर्स फॉर वेलनेस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑफ द योगा पार्क पोर्टल सार्वजनिक स्थानों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदल रहा है। योगा पार्क स्वास्थ्य और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इसमें एक देखा गया है फाइंड योर परफेक्ट योगा पार्क। यह आयुष मंत्रालय की एक पहल है। देखता हूँ कि ये इसको कौन सा नोडल मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है, लॉन्च कौन किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 खजुराहो के काउंटडाउन कार्यक्रम में योग संगम पोर्टल के साथ शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? देश के सार्वजनिक पार्कों को सिर्फ मनोरंजन स्थल के बजाय सामुदायिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर केंद्रों में बदलना। सहयोगात्मक मॉडल। इसके तहत पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, NGO और कॉरपोरेट संस्थाएं मिलकर पार्कों का विकास और रखरखाव करेगी। CSR भागीदारी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भागीदारी। निजी कंपनियां कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के जरिए योग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे योग चबूतरे, ध्यान क्षेत्र, मेडिटेशन एरिया, हरे भरे क्षेत्र विकसित कर सकती हैं। आगे है डिजिटल ढांचा। यह पोर्टल सभी हितधारकों स्टेक होल्डर को जोड़ने, दिशा निर्देश प्राप्त करने और पंजीकरण करने के लिए एक सिग्नल विंडो प्राप्त करता है, मंच प्रदान करता है। UPSC के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, जो देख लेता हूँ। यह पहल योग दिवस 2026 में 21 जून की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, उसका थीम है के अनुरूप है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह केवल 21 जून के आयोजन के से हटकर पूरे साल चलने वाली सतत स्वास्थ्य ढांचे सस्टेनेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर देता है। हो गया। अगला आर्टिकल है जो कि होम अफेयर से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि देखता हूँ क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों में सहमति बनी। इसे हम GS पेपर 1 के दृष्टिकोण से देखें तो ये किस में ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बाढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये बाढ़ है से कंट्रोलिंग के उद्देश्य से बनाई जा रही है, जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र एवं जनहित के मुद्दों पर संवाद के समाधान को चरितार्थ कर कई वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनाने का काम कर रही है। गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए सहमत हुए हैं।
देखता हूँ कि ये समझौता क्या है। ये समझौता जो है परियोजना के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन के लिए 6 स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच सहमति बन गई है। इसमें मंजूरी क्या दिया गया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। वित्तीय मॉडल इसका क्या है? जल घटक, वाटर कंपोनेंट, जल घटक के कार्य का 90% खर्च केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में और शेष 10% वित्तीय भार सभी 6 राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। जल विद्युत आवंटन इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक की लागत साझा करने के बदले राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी, बिजली और दिल्ली और राजस्थान को देने की सहमति बनी हुई है। मुख्य लाभ इसमें क्या है जो देखता हूँ? इसमें मुख्य लाभ निम्न प्रकार से निहित है। इस निर्णय से यमुना नदी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। यह स्वच्छ यमुना की दिशा में एक अहम पड़ाव सिद्ध होगा, जो कि दिल्ली जैसे अथवा एनसीआर में जल संकट की कमियों को दूर करने में एक मील के पत्थर साबित होगी। अगला आर्टिकल है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है खास तौर पे? भारत और जापान ने पेरिस समझौते की अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। भारत यानी कि भारत और जापान ने दोनों मिलकर पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को कार्यान्वयन नियमों को अपनाने की कोशिश की है। इसमें क्या है? ये समझौता क्या है? भारत और जापान ने पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCM के कार्यान्वयन नियमों को अपना लिया है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, दोनों देशों के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों NDC नेशनल डेमोक्रेटिकली जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना। प्रमुख लाभ क्या प्रावधान इसमें क्या है? इसमें दोनों देशों के एक संयुक्त समिति, पारदर्शी अनुमोदन, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और कार्बन क्रेडिट ट्रैक करने के लिए एक रजिस्ट्री शामिल है। भारत को इसमें क्या लाभ है जो देखते हैं? भारत का इसमें खास तौर पे ये लाभ होने जा रहा है। इससे देश में कम कार्बन तकनीकों में निवेश बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तकनीक हस्तांतरण होगा और क्षमता निर्माण को गति मिलेगी। अतिरिक्त जानकारी इसमें क्या है? एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या हो सकता है? पेरिस समझौता का अनुच्छेद 6.2 देशों को आपसी समझौते के जरिए अपने उत्सर्जन में कमी क्रेडिटिंग का व्यापार करने की अनुमति देता है, जिसे तकनीकी भाषा में ITMOS कहा जाता है। ये हो गया। अब अगला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। इसे हम GS पेपर 3 के अंतर्गत रख कर देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित पार्ट में इसे जोड़ करके देखा जा सकता है। भूमि संसाधन विभाग और विश्व बैंक ने भूमि शासन सुधारों पर सहयोग के बारे में चर्चा की, यानी कि भूमि संसाधन, भूमि सुधार जो हो गया, ये GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऐसे भी वैसे भी भूमि सुधार अधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग का हर पहलू कार्य करता है। ये भूमि का आर्थिक महत्व क्या है जो जानता हूँ?
भूमि भारतीय परिवारों की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है जो कृषि उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धि, शहरी विकास और वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग भूमि प्रशासन और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए भू-स्थानिक जियो स्पेशियल प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया गया है। इसमें और वर्तमान में सहकारी पहले क्या है, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव क्या शामिल है। सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, सर्वेक्षण एवं पुनः सर्वेक्षण, रीसर्वे, सर्वे एंड रीसर्वे, शहरी संपत्ति प्रणालियों की अंतर संचालनीयता, इंटर ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत विशिष्ट ढांचे का प्रस्ताव, राज्यों में भूमि सुधारों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक भारत विशिष्ट ढांचा, इंडिया स्पेसिफिक फ्रेमवर्क विकसित करने पर विचार विमर्श किया गया है। इससे भूमि क्षेत्र में साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड नीतिगत हस्तक्षेपों को बढ़ावा मिलेगा। विश्व बैंक का योगदान। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने डिजिटल भूमि अभिलेखों, संपत्ति शासन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण से जुड़े अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा किया है। अब अगला आर्टिकल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये है सांख्यिकी मंत्रालय से संबंधित, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनएसओ से संबंधित है, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय का एक नोडल एजेंसी है। एनएसओ नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? 17 से 18 जून तक 2026 में राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन स्टैटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा की 36 घंटे के ग्रैंड फिनॉल का आयोजन करेगा, जिसे हम जीएस पेपर 3 के अंतर्गत देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ये आयोजन क्या है, आयोजन से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है। पहला, आयोजन का यहाँ मकसद क्या है। यह सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ओके, मुख्य उद्देश्य क्या इसका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भारत के सांख्यिकी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाना। मुख्य विषय क्या है, थीम्स क्या है। इस हैकाथॉन के मुख्य रूप से इन 5 तकनीकी समस्याओं पर समाधान मांगे गए हैं। एआई संचालित स्मार्ट सर्वेक्षण उपकरण बनाना, ऑटोमेटिक रिपोर्ट और डेटा तैयारी, सर्वेक्षण डेटा की गोपनीयता के लिए डेटा इनक्रिप्शन उपकरण, डेटा तक आसान पहुंच के लिए एपीआई गेटवे का निर्माण, राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण एनसीओ के जरिए एआई सक्षम सिमेंटिक सर्च है। डीडीडब्ल्यूएस ने 9वें जिला कलेक्टर पेयजल संवाद का आयोजन किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का ये पहल है। इसमें 5 जिलों ने स्रोत स्थिरता, जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑपरेशन एवं टेक केयर संबंधित नवोन्मेष प्रथा का प्रदर्शन परफॉर्मेंस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है, जिसमें विशेष क्या है, इस आयोजन के पीछे क्या कारण है, इसमें किन किन बातों को फोकस में लिया गया है और इसकी प्राथमिकताएं, प्राइमरीटीज क्या है इसकी,
प्रायोरिटी क्या है उसके मतलब कि फिर आयोजन इसमें क्या है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 की गति को बढ़ाने के लिए किया गया है। नया फोकस इसमें क्या ऐड किया गया है, अब जोर सिर्फ निर्माण पर नहीं बल्कि विश्वसनीय सेवा, स्थिरता और सामुदायिक स्वामित्व कम्युनिटी ऑनरशिप पर आधारित है। 3 प्रमुख प्रायोरिटी क्या इसमें शामिल है। जिला प्रशासनों के लिए 3 मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है DWSM बैठकें, नियमित जिला जल स्वच्छता मिशन बैठकें आयोजित करना। सेकंड नंबर है जल सेवा आकलन, सेवा वितरण की स्थिति जांचने के लिए वार्षिक आकलन। एवं थर्ड नंबर है जल अर्पण समारोह, पूर्ण हो चुकी जल आपूर्ति योजनाओं को संचालन एवं रखरखाव ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के जरिए औपचारिक फॉर्मल रूप से ग्राम पंचायतों को सौंपना। अब अगला पॉइंट है वित्त आयोग अनुदान का उपयोग किस प्रकार इसमें किया जाएगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग दोनों का कंबाइंड अनुदानों का उपयोग किया जाना वांछनीय है। ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग एवं 16वें वित्त आयोग के अनुदानों जिसका 50% हिस्सा जल और स्वच्छता के लिए है कि प्रभावी उपयोग पर जोर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है नवाचार क्या है। इसमें नवाचार जैसे कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं। बेस्ट प्रैक्टिस से 5 जिलों ने अपने सफल मॉडल साझा किए हैं, जैसे बहुजल पुनर्भरण, महिलाओं के नेतृत्व वाली नारी शक्ति से जल शक्ति ओके पहल, और QR कोड से बिल भुगतान आदि शामिल किया गया है, जो कि जल संरक्षण की दिशा में अहम कदम है। इसी के साथ एक अगला आर्टिकल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम GS पेपर 3 के अंतर्गत रख कर देख सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्यम वर्ग का सफर, नीतियों से मिली प्रगति, ये जो है PIB बैकग्राउंडर से ये लिया गया है। एम्पावरिंग ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की सशक्तिकरण से लिया गया है। इसमें मध्यम वर्ग की परिभाषा किस प्रकार दिया गया है, ये विश्व बैंक के द्वारा मध्यम वर्ग की परिभाषा इस प्रकार है। विश्व बैंक का आय वर्गीकरण वित्त वर्ष 2026 के अकॉर्डिंग, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्गीकरण करता है। निम्न आय जो हो गया $1135 या कम, निम्न मध्यम आय वाला हो गया जो 1136 से 449 उच्च मध्यम आय वाले हो गया जो 4496 से $13,935। भारत में इसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में भारत की कुल आबादी का लगभग 31% मध्यम वर्ग है। भविष्य के अनुमान, OECD 2030 और 2035 के बीच मध्यम वर्ग की आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। ओके, विश्व आर्थिक मंच की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2036 तक भारत के कुल व्यय खपत 93% हिस्सा मध्यम वर्ग और संपन्न उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। शहरी उपभोक्ता विकास 93% हिस्सा सिर्फ 5 महानगरों के बाहर के शहरों से आएगा, जिससे 500 नए उपभोक्ता शहर उभरेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कराधान में सरलीकरण, टैक्सेशन में सिंप्लीफिकेशन। 2023 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक
आय पर कोई आयकर नहीं है। जीएसटी इसमें अनिवार्य वस्तुओं पर कम कर दर से उपभोग किफ़ायती हुआ है। जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 से 66.5 लाख से बढ़कर अप्रैल 2026 में 1.64 करोड़ हो गई है। अब इसमें एकीकृत पेंशन योजना का क्या योगदान है, जो देखते हैं। अप्रैल 2025 से प्रभावी इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों, जो मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा है, को 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। यह महंगाई से भी राहत देती है। अब अगला पॉइंट है बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस एरिया। इंश्योरेंस एरिया का इसमें क्या योगदान रही है। भारत अब दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार बन चुका है 2026 के अकॉर्डिंग। 2026 मार्च के आकलन के अकॉर्डिंग भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार बन चुका है, जिसमें IRDAI का लक्ष्य 2047 तक सबके लिए बीमा प्रथम कदम रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 26.88 करोड़ सदस्य, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 57.11 करोड़ सदस्य ने वित्तीय सुरक्षा जाल का बहुत बड़ा विस्तार किया है, जो कि सूक्ष्म वित्त से भी संबंधित आम लिंकेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऋण तक आसान पहुंच बनाने में भी यह अहम भूमिका निभाता है। लोन्स और क्रेडिट को आगे ये बढ़ाने में और मजबूत करने में, जो कि सूक्ष्म वित्त के लिए पहला कदम है। गृह ऋण क्या हो इसमें शामिल है। गृह ऋण की दरें जो होती है 2015 के 9.5 से 10.5 से घटाकर 2025 तक 7.35 to 8.75% रह गई। व्यक्तिगत और शिक्षा ऋण भी काफ़ी सस्ते हुए हैं, यानी कि ऋण के विषय में यहाँ सस्ते होने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का योगदान जो है, इसके अंतर्गत छोटे व्यवसायियों के लिए 20 लाख रुपये तक संपार्श्विक मुक्त कोलैटरल फ्री ऋण दिया जाता है। शहरी विकास और कनेक्टिविटी क्या है। अर्बन डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। आवास क्या है इसमें। हाउसिंग का क्या योगदान है। PMU आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 981.1 लाख घर पूरे किए गए। स्वामी फंड क्या है। इस विशेष फंड के रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इसके तहत मध्यम वर्ग के लिए 58,000 से अधिक घर पूरे किए जा चुके हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल, मेट्रो सुविधा वाले शहर 2014 से बढ़कर 5 से बढ़कर 2025 में 26 हो गए हैं। यानी 2014 कि 5 मेट्रो सुविधा वाले शहर थे, जबकि 2025 तक 26 हो गए हैं। रेलवे जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले ट्रैक का विस्तार हुआ है। टक्कर रोकने वाली सुरक्षा कवच प्रणाली वंदे भारत जैसे और अमृत भारत ट्रेनों जैसे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हुई है। हवाई जहाज़ के विषय में, यात्रा के विषय में, एविएशन, सिविल एविएशन के विषय में क्या है। हवाई अड्डों की संख्या 74 2014 से बढ़कर 165 हो गई है। 2026 तक उड़ान डीजी यात्रा की शुरुआत भी की गई है। बुनियादी सुविधाओं के विषय में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। सार्वजनिक अवसंरचना से जीवन स्तर, ईज ऑफ लिविंग में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। जल और स्वच्छता के, वाटर और सैनिटेशन क्या क्या महत्व है। नल कनेक्शन
टैप वाटर में 39.0% की वृद्धि हुई है। 2019 के अकॉर्डिंग 3.26 करोड़ से 2026 में 512.85 करोड़ की वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के विषय में 2.0 कचरा प्रसंस्करण वेस्ट प्रोसेसिंग जो 2014 में नगण्य था अब 97% तक पहुंचाया गया है। अमृत 2.0 शहरी और जल एवं सीवेज प्रणालियों को मजबूत कर शहरों को जल सुरक्षित बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर इसमें अर्बन फ्लड को ध्यान में रखा जा रहा है। अगला है बिजली ऊर्जा संकट समाप्त की ओर नई कदम। ऊर्जा की कमी पावर डेफिसिट 4.2% से घटाकर 0.03% रह गई है। ओके, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 5.6% की वृद्धि हुई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत अन्य सुधारों से गांवों में औसतन 20.6 घंटे और शहरों में 23.4 घंटे बिजली मिल रही है। सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में क्या है? सस्ती दवाएं 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर 50 से 80% सस्ती जेनेरिक दवाएं मिल रही है, जिससे परिवारों को लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बचत हुई। आयुष्मान भारत योजना का योगदान भी देखा गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें अब 70 वर्ष से अधिक युवा के वरिष्ठ नागरिकों आयुष्मान वय वंदन कार्ड को भी शामिल किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य की ओर से के दृष्टिकोण से देखें तो देश भर में 1.85 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं, जो मुफ्त जांच और व्यापक चिकित्सा प्रदान करते हैं। अब अगले पॉइंट है निवारक स्वास्थ्य यानी प्रिवेंटिव केयर के रूप में इसमें क्या है शामिल, जो देखा जाए कि ईट राइट इंडिया फसाई खान पान से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए क्लीन स्ट्रीट फूड हब और बाज़ारों को प्रमाणित किया जा रहा है। PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने 9 तारीख को गर्भवती माताओं को विशेष प्रसव पूर्व जांच की जाती है। और अगले रोग नियंत्रण के विषय में क्या है, डिजीज कंट्रोल के विषय में सबसे पहले टीबी के मामले में 21% की कमी आई है और मलेरिया के मामलों में लगभग 80% की गिरावट दर्ज की गई है। आगे है शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज। उच्च शिक्षा और संस्थान के विषय में देखा जाए तो 2014 से 16 IITs थे, जबकि संख्या 2025 में बढ़कर 23 हो गई है। विदेशी विश्वविद्यालय के विषय में देखा जाए तो भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए डिकिन और बोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने गुरुग्राम में अपने कैंपस खोले हैं। PM श्री विद्यालय लक्ष्मी योजना के तहत 2024 में 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले मेधावी छात्रों को बिना गारंटी कोलेटरल फ्री को शिक्षा ऋण और 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाने की प्रावधान किया गया है। अब अगला है मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है। मार्च 2026 तक देश में 2045 से अधिक मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एम्स की संख्या 3 गुनी होकर 23 हो गई है। स्किल इंडिया और ITI के क्षेत्र में क्या क्या पहले शुरू हुई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए
60,000 करोड़ रुपये की लागत से पीएम सेतु योजना अक्टूबर 2025 में शुरू की गई है। आगे है स्किल इंडिया मिशन के विषय। इसमें स्किल इंडिया मिशन भी शामिल है, जिसमें 4.0 के तहत 27.74 लाख उम्मीदवारों को ट्रेंड किया जा रहा है। अब है अगला पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया भी इसमें शामिल है। स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 के मात्र 502 से बढ़कर मार्च 2026 तक 2.23 लाख हो गई है, जिनसे 23.3 लाख नौकरियां जनरेट हुई हैं। आगे है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा वितरण सर्विस डिलीवरी में क्रांति लाया है, जिससे लीकेज खत्म हुई है, यानी कि मध्यस्थता की संख्या जो है कम हुई है। मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचा है, अर्थात इसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है अहम रोल साबित किया है। JAM ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल जनधन योजना क्या है? इसके तहत 58.26 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं मई 2026 तक, जिसमें 3.01 लाख करोड़ रुपये की धनराशि जमा हुई है। आधार क्या है? विशिष्ट डिजिटल पहचान के लिए 144 करोड़ से ज़्यादा आधार जारी किए गए हैं। मोबाइल भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 125.87 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे सहकारी सेवाएं उंगलियों पर आ गई हैं। डिजी लॉकर के विषय में क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले इस वॉलेट पर 69.6 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से 950 करोड़ से अधिक दस्तावेजों जारी किए गए हैं। उमंग ऐप के विषय में क्या है? यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की अनगिनत सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो मोबाइल प्लेटफॉर्म है। उमंग ऐप, इस ऐप के जरिए 11.39 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं। अब देखता हूँ, ये आर्टिकल यहीं तक था। इसमें काफ़ी कुछ जानकारी शामिल है जो कि आगे ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण देखी जा सकती है। इस प्रकार से देखता हूँ कि आगे एक क्रेडिटिंग के लिए स्टेट फार्मिंग में उद्यमिता के इसमें बस समालोचनात्मक में जलवायु एक अभ्यास प्रश्न के रूप में पीटी का है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के संबंध में क्या है? यह तंत्र पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.020 के तहत कार्य करता है, जो देशों को द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देता है। इस तंत्र के तहत एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरित होने वाले उत्सर्जन में कमी के परिणामों को तकनीकी रूप से ITMOS अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समन परिणाम कहा जाता है। हाल ही में भारत और जापान द्वारा अपनाए गए JCM कार्यान्वयन नियमों के तहत कार्बन क्रेडिट जारी करने का अंतिम अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पास सुरक्षित रखा गया है। आंसर देना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल 3 सही है या कोई सही नहीं है। अगला अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में रहे सरकारी कार्यक्रमों या परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना।
इस परियोजना का उद्देश्य सतलज नदी के कायाकल्प और जल प्रवाह को बढ़ावा देना है, जिसका 90% वित्तीय भार 6 राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। दूसरा है जल जीवन मिशन 2.0। इसका प्राथमिक फोकस नए बुनियादी ढांचों के निर्माण से हटकर अब जल प्रणालियों के सामुदायिक स्वामित्व, कम्युनिटी ओनरशिप और स्थिरता पर स्थानांतरित हो गया है। तीसरा कथन है स्वामी फंड। यह विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए रुके हुए स्टैल्ड रियल एस्टेट आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। एक आगे देख लेता हूँ। अभ्यास प्रश्न है जो कि मेंस का है। क्या है क्वेश्चन? इंडिया इमर्जिंग मिडिल क्लास is not longer just an engine of economic consumption but the bedrock of the country's socio-economic infrastructure. Critically analyze this statement in the context of the key government initiatives, especially digital public infrastructure (DPI), taxation and infrastructure introduced over the last decade. 25015 marks। यानी कि हिंदी में क्या है? भारत का उभरता हुआ मध्यम वर्ग केवल आर्थिक उपभोक्ता का इंजन नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक कायाकल्प, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है का मुख्य आधार है। पिछले एक दशक में सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य पहलों, विशेषकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कराधान, टैक्सेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें, जो कि आर्टिकल में दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ तक के आज के इस क्लास में आर्टिकल है जो कि महत्वपूर्ण है पीटी और मेंस के व्यू से। अब अगले क्लास में मैं न्यू आर्टिकल लाने की कोशिश करूँगा।